हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल दी अंकित राठी में। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता ही है कि 7 जुलाई में आपका सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है। तो 7 जुलाई के आपके सीटेट के एग्ज़ाम को नज़र में रखते हुए हमने आपके लिए कुछ प्लान किया है। तो आपके लिए सीटेट के लिए सभी क्लासेस होली के बाद हम अपने चैनल पर शुरू करने जा रहे हैं। और होली से पहले 2-4 क्लास आपको एवरीडे या फिर अल्टरनेट डे पे सीडीपी की देखने के लिए मिलेगी। फ्रेंड्स, आप में से जिन भाई बहनों का सीटेट जनवरी 2024 में क्लियर हो गया है उनके लिए बहुत बहुत बधाई, और जिनका क्लियर नहीं हुआ है उन्हें भी बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी कंटेंट, जो भी क्लासेस और जो भी पीडीएफ नोट्स आपको हमारे द्वारा प्रोवाइड किए जाएंगे, आप उसी को केवल पढ़ लेते हैं और अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपके 120 से लेके 130 तक मार्क्स प्राइमरी लेवल में इजीली आ सकते हैं। लेकिन ये है कि आपको कंटिन्यू एटलीस्ट 2 से 3 घंटे पढ़ना होगा। ज़्यादा नहीं, आप 2 घंटे क्लास ले लीजिए, किसी भी 2 सब्जेक्ट की 2 घंटे क्लास ले लीजिए और 1 घंटा आप उसका रिवीजन अच्छे से कर लीजिए। बस इतना काफ़ी है सीटेट के एग्ज़ाम को निकालने के लिए। 120 से लेके 130 तक आपका स्कोर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सिलेबस क्या रहने वाला है, ठीक है, और क्या सब चीज़ें उसके अंदर हम कवर करेंगे। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, तो इसके आपको 30 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो कि 30 मार्क्स यानी 30 मार्क्स के आपके होंगे, ठीक है। इसमें 3 सेक्शन आपके होते हैं। सेक्शन ए में आपको, जैसे कि स्क्रीन पे दिख रहा होगा, चाइल्ड डेवलपमेंट यानी कि बाल विकास। इसका जो बाल विकास का जो पोर्शन आएगा आपका 15 मार्क्स का रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए देख लेते हैं इन 15 मार्क्स में क्या क्या आपको पढ़ना है। तो फर्स्ट नंबर पे लिखा है कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग, विकास की अवधारणा और सीखने के साथ इसका संबंध क्या रहेगा, ठीक है। सेकंड पे आपका हो जाएगा प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों के विकास के सिद्धांत, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। थर्ड नंबर पे आपका आ जाएगा इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, आनुवंशिकता और पर्यावरण का क्या प्रभाव पड़ता है बच्चे पे, इसके बारे में आपको इसमें बताया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं नंबर 4। नंबर 4 पे आपका दिया गया है सोशलाइजेशन प्रोसेसेस, ठीक है, सोशल वर्ल्ड एंड चिल्ड्रन, ब्रैकेट में आपका दिया गया है टीचर्स, पेरेंट्स, पीयर्स, ठीक है, यानी कि हिंदी में समाजीकरण प्रक्रियाएं, सामाजिक दुनिया और बच्चे, जिसमें आपके कौन कौन होते हैं, शिक्षक, माता पिता और सहकर्मी, ठीक है। उसके बाद 5th नंबर पे हम पढ़ेंगे जीन पियाजे के बारे में, ठीक है, कोहलबर्ग के बारे में एंड वाइगोत्स्की के बारे में। कंस्ट्रक्ट्स एंड क्रिटिकल पर्सपेक्टिव्स, इनके क्या क्या विचार बाल विकास के बारे में रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 6 नंबर पे आपका हो जाएगा, आपको भी पता है कि सिलेबस जब तक हमको नहीं पता होगा हमें क्या पढ़ना है, क्या स्ट्रेटेजी है, तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए सिलेबस का पता होना चाहिए, तो उससे ये माइंड में रहता है कि इतने दिन में हमारा सिलेबस कवर हो जाएगा और इस तरह से हम इसका रिवीजन कर पाएंगे, ठीक है। तो 6 नंबर पे आपका आ जाएगा कॉन्सेप्ट्स ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन, यानी कि बाल केंद्रित और प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणाएं। 7 पे आपका हो जाएगा क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ द कंस्ट्रक्ट ऑफ इंटेलिजेंस, यानी इंटेलिजेंस के निर्माण का महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य, ठीक है। 8 नंबर पे आपका आ जाएगा मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस, यानी कि बहुआयामी बुद्धिमत्ता, इसके बारे में आपको पढ़ना है। नंबर 9 पे आपका हो जाएगा लैंग्वेज एंड थॉट, भाषा एवं विचार, राइट। और 10 पे आपका हो जाएगा जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, जेंडर रोल्स, जेंडर बायस एंड एजुकेशनल प्रैक्टिस, ठीक है, एक सामाजिक संरचना के रूप में लिंग, लिंग भूमिकाएं, लिंग पूर्वाग्रह और शैक्षिक अभ्यास, राइट। और 11 पे आपका हो जाएगा इंडिविजुअल डिफरेंसेस, थोड़ा सा बड़ा कर लें क्या, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग लर्नर्स, अंडरस्टैंडिंग डिफरेंसेस बेस्ड ऑन
डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज, कास्ट, जेंडर, कम्युनिटी, रिलीजन एक्सेट्रा। यानी कि शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत अंतर, भाषा, जाति, लिंग, समुदाय, धर्म आदि की विविधता के आधार पर अंतर को समझना। ठीक है, नंबर 12 पे देख लेते हैं, डिस्टिंक्शन बिटवीन असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इन दोनों के बारे में फ्रेंड्स पूछा जाता है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या होता है और असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या होता है, इसके बारे में अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, स्कूल बेस्ड असेसमेंट, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, पर्सपेक्टिव एंड प्रैक्टिस, यानी कि सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन के बीच अंतर। ठीक है, स्कूल आधारित मूल्यांकन, सतत और व्यापक मूल्यांकन, परिप्रेक्ष्य और अभ्यास। राइट, नंबर 13 पे देख लेते हैं। नंबर 13 पे आपका दिया गया है, फॉर्म्यूलेटिंग एप्रोप्रिएट क्वेश्चंस फॉर असेसिंग रेडीनेस लेवल्स ऑफ लर्नर्स, फॉर एनहेंसिंग लर्नर्स एंड क्रिटिकल थिंकिंग इन द क्लासरूम एंड फॉर असेसिंग लर्नर अचीवमेंट। यानी कि शिक्षार्थियों की तैयारी के स्तर का आकलन करने के लिए उचित प्रश्न तैयार करना, कक्षा में सीखने और आलोचनात्मक सोच को बढ़ाने और शिक्षार्थी की उपलब्धि का आकलन करने के लिए। फ्रेंड्स, ये हो जाता है आपका पोर्शन ए यानी कि पार्ट ए, जो कि आपका 15 मार्क्स का रहने वाला है। राइट, सेकंड बी पार्ट आपका क्या रहेगा, कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, यानी कि समावेशी शिक्षा की अवधारणा और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समझना। राइट, ये पोर्शन आपका रहने वाला है 5 नंबर का। ठीक है, 15 का पहले हुआ, 5 नंबर का ये हो गया, 20 हो गए। तो इसमें क्या क्या आपका पूछा बता, क्या क्या आपको पढ़ना है, एड्रेसिंग लर्नर्स फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड्स इंक्लूडिंग डिसएडवांटेजेस, ये DED लिखा गया है, डिसएडवांटेजेस आप इसको करेक्ट कर लेंगे, एंड डिप्राइव्ड वंचितों सहित विविध पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों को संबोधित करना, एड्रेसिंग द नीड्स ऑफ चिल्ड्रन विद लर्निंग डिफिकल्टीज, इम्पेयरमेंट एक्सेट्रा, यानी कि सीखने की कठिनाइयों, हानि आदि वाले बच्चों की ज़रूरतों को संबोधित करना। राइट, और इसमें लास्ट आपका बचता है एड्रेसिंग द टैलेंटेड, क्रिएटिव, स्पेशली बेल्ड लर्नर्स, यानी कि प्रतिभाशाली, रचनात्मक, विशेष रूप से सक्षम अभ्यर्थियों को संबोधित करते हुए। ये पोर्शन आपका 5 नंबर का यहाँ कंप्लीट हो जाता है। अब आ जाता है आपका लास्ट वाला पोर्शन, लर्निंग एंड पेडागोजी, सीखना और शिक्षा शास्त्र। फ्रेंड्स, ये आएगा आपका 10 मार्क्स का, तो 20 मार्क्स का ऑलरेडी हो चुका है ए पार्ट और बी पार्ट, और 10 मार्क्स का ये हो जाएगा आपका सी पार्ट। तो टोटल इस तरह से आपका 30 नंबर्स का पेपर बनता है, जिसमें कि आपके 15 मार्क्स होंगे पेडागोजी के, यानी कि 15% पेडागोजी होती है एवरी सब्जेक्ट के अंदर, और 15 मार्क्स की होगी आपकी चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसमें क्या क्या पढ़ना है हमें थर्ड पार्ट में, हाउ चिल्ड्रन थिंक एंड लर्न, हाउ एंड वाई चिल्ड्रन फेल टू अचीव सक्सेस इन स्कूल परफॉर्मेंस, बच्चे कैसे सोचते हैं और सीखते हैं, कैसे और क्यों बच्चे स्कूली प्रदर्शन में सफलता हासिल करने में विफल होते हैं। राइट, बेसिक प्रोसेसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, चिल्ड्रंस स्ट्रैटेजीज ऑफ लर्निंग, लर्निंग एज अ सोशल एक्टिविटी, सोशल कंटेक्स्ट ऑफ लर्निंग, शिक्षण और शिक्षण की बुनियादी प्रक्रियाएं, बच्चों की सीखने की रणनीतियाँ, एक सामाजिक गतिविधि के रूप में सीखना, सीखने का सामाजिक संदर्भ। ठीक है, इसके बाद आपका आ जाता है चाइल्ड एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर एंड अ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर, समस्या समाधानकर्ता और वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बच्चा। ठीक है, इसके बाद आपका आ जाता है अल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस ऑफ लर्निंग इन चिल्ड्रन, अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस एरर एज सिग्निफिकेंट स्टेप्स इन द लर्निंग प्रोसेस, बच्चों में सीखने की वैकल्पिक अवधारणाएं, बच्चों में त्रुटियों को सीखने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण कदम के रूप में समझना। राइट, और उसके बाद आपका आ जाता है कॉग्निशन एंड इमोशंस, अनुभूति एवं भावनाएं। उसके बाद आपका आ जाता है मोटिवेशन एंड लर्निंग, प्रेरणा और सीख,
लास्ट में आपका आ जाता है फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू लर्निंग पर्सनल एंड एनवायरमेंटल, सीखने में योगदान देने वाले व्यक्तिगत एवं पर्यावरणीय कारण। राइट, तो ये हो जाती है आपके सिलेबस के बारे में बात। फ्रेंड्स एक बात आपको बता देता हूँ, जो लेवल 1 और लेवल 2 देने वाले हैं उनके लिए सिलेबस और क्लासेस CDP की एक ही रहेगी। दोनों लेवल वालों को यही क्लास पढ़नी है, मैं पूरा CDP जितना भी है करा दूंगा। और आज की क्लास की और आने वाली सभी क्लास की विशेषता ये रहेगी कि हम सब कुछ पढ़ेंगे, हम कुछ भी इसके अंदर छोड़ने वाले नहीं हैं, ताकि कहीं से भी आपका क्वेश्चन आता है तो वो आपका क्या होगा, यहीं से कवर हो जाएगा इस थ्योरी के अंदर से ही। ठीक है, और रही बात प्रैक्टिस के लिए, तो प्रैक्टिस के लिए हमने प्लान किया है कि जैसे ही आपका एक सब्जेक्ट क्लियर हो जाएगा, या तो ऐसे कर लेंगे कि एक सब्जेक्ट आपका क्लियर कवर हो जाएगा, जैसे CDP और आपकी 2-2 क्लास चलेंगी 2 सब्जेक्ट की एक साथ, तो उसके बाद आपकी टेस्ट सीरीज़ प्रीवियस ईयर के 2011 से लेके 2024 जनवरी तक के सभी क्वेश्चंस हम एज अ प्रैक्टिस सेट सोल्व करेंगे, या फिर बीच बीच में जब हाफ सिलेबस हो जाएगा किसी सब्जेक्ट का आपका तो उसमें हम ले लेंगे। ठीक है, एक बार फिर से बता देता हूँ, YouTube पे सारी क्लासेस रहेंगी, फ्री रहेंगी, और एवरी क्लास के बाद आज की क्लास का तो PDF आपको 1 घंटे बाद ही मिल जाएगा, 1 से 2 घंटे बाद ही, और उसके बाद जो क्लासेस होंगी, तो जब क्लासेस आपकी डलेगी उसके 4 या 5 घंटे बाद आपको PDF मतलब शाम तक आपको PDF उसकी मिल जाएगी। ठीक है, और आप में से जो चाहते हैं कि नोट्स ना बनाएं तो उन्हें भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि PDF साथ में रहेगी, पढ़ सकते हैं या फिर प्रिंट निकाल सकते हैं। और जो भाई बहन नोट्स बनाना चाहते हैं PDF से नोट्स भी बना सकते हैं, क्योंकि आपके पास इनफ टाइम होगा। आज है डेट 17 मार्च 2024। ठीक है, तो मार्च के बाद अप्रैल, मई और जून, यानी कि 3 मंथ से ज़्यादा का टाइम आपके पास है। तो ये टाइम इतना है, इसमें आपका नोट्स बनाने के बाद आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आप प्रैक्टिस सेट भी लगा के पूरी तरह से CTET के लिए तैयार हो जाएंगे। 3 महीने का टाइम इतना होता है कि आप 120 प्लस का स्कोर बहुत ही ईजी वे में, बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ आप बना सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है आपका साइकोलॉजी के जो हैं, साइकोलॉजी के स्कूल्स के बारे में, संप्रदाय के बारे में। ठीक है, तो साइकोलॉजी की शुरुआत कहाँ से हुई है, कैसे हुई है, उसके बारे में पूरा साइकोलॉजी जो वर्ड है, वर्ड से लेके हम शुरू करेंगे। साइकोलॉजी वर्ड से लेके इसका विकास, ठीक है, इसको जो डिफ़ाइन किया गया है साइकोलॉजी को, किस तरह से किया गया है, ठीक है, पूरा हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा है, 1590 ईस्वी में, ठीक है, कब, 1590 ईस्वी में, 1590 ईस्वी में रूडोल्फ गोकल, ठीक है, एक रूडोल्फ गोकल नाम से साइकोलॉजिस्ट हुए, जिन्होंने क्या किया, सर्वप्रथम साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, इन्होंने ही सर्वप्रथम साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। किसने, रूडोल्फ गोकल ने 1590 ईस्वी में। ठीक है फ्रेंड्स, एक्चुअली आया कहाँ से था वर्ड, ये ग्रीक भाषा से शब्द लिया गया था। ठीक है, जो ग्रीक भाषा का शब्द था उसे बोलते थे साइके प्लस लागोस। आपने पढ़ा भी होगा, साइके का मतलब क्या होता है, और लागोस का मतलब क्या होता है, अध्ययन करना किसी भी चीज़ का, और साइके मतलब दिमाग से संबंधित। ठीक है, तो थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, साइकी प्लस लागोस। ठीक है, ये हमने आपके लिए हिंदी में लिखा हुआ है। तो मतलब क्या होता है इसका, आत्मा अध्ययन। आत्मा अध्ययन मतलब अर्थात आत्मा का अध्ययन, स्टडी ऑफ सोल। राइट, तो उस टाइम पे माना गया था कि आत्मा का अध्ययन होता है साइकोलॉजी। ठीक है, अभी नहीं, पहले स्टार्टिंग में जब शुरुआत में 1590 में इन्होंने बताया था कि आत्मा का अध्ययन, स्टडी ऑफ सोल होता है। ठीक है, उसके बाद क्या, अरस्तु साहब आते हैं। अरस्तु के समय पर मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र यानी कि फिलोसॉफी की एक शाखा के रूप में शुरू हुआ। अरस्तु के टाइम पे क्या हुआ, इनके बाद अरस्तु आए, उनके समय पे जो साइकोलॉजी थी एक दर्शन शास्त्र, एक फिलोसॉफी की एक शाखा के रूप में शुरू हुई। दर्शन शास्त्र की एक शाखा थी मनोविज्ञान। ठीक है, उसके बाद देखते हैं फिर, हाँ,
उसके बाद अब देखते हैं कि साइकोलॉजी का विकास किस तरह से हुआ, किस किस टाइम में इसको क्या क्या इसको माना गया, ठीक है, और कौन कौन से वो साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने अपने अपने विचार साइकोलॉजी के बारे में दिए। तो पहला हमारा इसका टॉपिक है मनोविज्ञान के संप्रदाय, ठीक है, यानी कि स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। मनोविज्ञान के संप्रदाय से अभिप्राय उन तमाम विचारधाराओं से है जो समय समय पर मनोविज्ञान को प्रभावित करती हैं। हम उन सभी प्रमुख विचारधाराओं का अध्ययन करेंगे, राइट। जो भी विचारधाराएं इसके बारे में आई हैं हम एक एक करके सबको पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, ज़्यादा विचारधाराएं नहीं, हम केवल 4 विचारधाराएं पढ़ेंगे आज ही। वीडियो आज की क्लास ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, छोटी सी क्लास होगी। आप इजीली एक बार आप वीडियो देख लीजिए और एक बार आप PDF से रिवाइज़ कर लीजिए, बस एक बार आज रिवाइज़ कर लीजिए, एक बार नेक्स्ट डे। उसके बाद आपको ज़्यादा बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपका ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और आपके माइंड में एकदम से सेट हो जाएगा। चलिए देखते हैं। तो पहली वाली जो विचारधारा थी उसको बोलते थे संरचनावादी, यानी स्ट्रक्चरलिज्म, ठीक है, स्ट्रक्चरलिज्म। इसमें क्या था, थोड़ा ऊपर ले लेते हैं इसको। हाँ, यह मनोविज्ञान का सबसे पुराना संप्रदाय जिसकी नींव जर्मनी के विल्हेम वुंट ने रखी। फ्रेंड, जो इम्पोर्टेंट वर्ड है हमने आपके लिए हाईलाइट कर दिया है, ठीक है, उसका कलर चेंज कर दिया है, उसको बोल्ड कर दिया है और उसके नीचे अंडरलाइन भी देखो कर दिया है, ताकि आपको याद करने में, ठीक है, याद करने में आसानी रहे, आपको वर्ड को पकड़ने में आसानी रहे कि किस वर्ड को आपको अच्छे से देखना है, लर्न करना है। तो सबसे पुराना संप्रदाय कौन सा था, संरचनावाद, ठीक है। किसने रखी थी इसकी नींव, जर्मनी के विल्हेम वुंट ने रखी। अच्छा, ये वुंट लिखा गया, इसको करेक्ट कर लेंगे फ्रेंड्स, इसको वुंट कर लेंगे, इसको वुंट कर लेंगे। वुंट मानते थे कि हमारे हर अनुभव का आधार हमारी चेतना है। चेतना समझते हैं, कॉन्शियसनेस, ठीक है, चेतना की एक संरचना है, इसलिए यह सिद्धांत संरचनावाद कहलाया, ठीक है फ्रेंड्स। इन्होंने क्या बताया कि चेतना हमारी जो है, हम जो कुछ भी अनुभव करते हैं उसका आधार हमारी चेतना है और चेतना की एक संरचना है, इसलिए यह सिद्धांत संरचनावाद कहलाया। 4th पॉइंट यहाँ से शुरू होता है। चेतना के 3 अंग बताए हैं इन्होंने, ठीक है, कौन कौन से। एक बताया इन्होंने संवेदना या फिर प्रत्यक्षीकरण जिसे बोलते हैं, ठीक है, संवेदना या फिर प्रत्यक्षीकरण। दूसरा अंग बताया इन्होंने भाव, क्या हो जाता है बार बार, संवेदना या प्रत्यक्षीकरण। दूसरा अंग बताया इन्होंने भाव और तीसरा अंग बताया फ्रेंड्स इन्होंने प्रतिमा, ठीक है। ये इन्होंने चेतना के 3 अंग बताए हैं। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं फ्रेंड्स। 1879 ईस्वी में विल्हेम वुंट ने क्या किया, मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला जर्मनी के लिपजिग नामक शहर में स्थापित की। वर्तमान में जो प्रयोगशाला स्थापित की थी, वर्तमान में उसका नाम क्या है, कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी, ठीक है। कहाँ पड़ती है, जर्मनी में। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लिख लेंगे यहाँ इंपॉर्टेंट। ये बात अक्सर इस एग्ज़ाम में आपके पूछी जाती है कि मनोविज्ञान की सबसे पहली प्रयोगशाला कहाँ, किसने स्थापित की, या किस ईस्वी में स्थापित की, ठीक है, या फिर किस शहर में स्थापित की। और वर्तमान ये भी पूछा जा सकता है कि वर्तमान में उसका नाम क्या है। ये बहुत अच्छे से आप देख लेंगे, क्लियर है। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। हाँ, अब क्योंकि पहली प्रयोगशाला वुंट ने स्थापित की, ठीक है, इसलिए प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का तथा प्रयोगात्मक विधि का जनक भी वुंट को ही माना जाता है। क्योंकि पहली प्रयोगशाला वुंट ने स्थापित की थी, इसलिए प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का और प्रयोगात्मक विधि का जनक भी वुंट को माना जाता है, विल्हेम वुंट को, राइट। क्योंकि चेतना अमूर्त है। अमूर्त का मतलब समझते हैं जिसको हम छू नहीं सकते और दिखाई नहीं देती, इसलिए ये देखो, ये करेक्ट कर लेंगे फ्रेंड्स, वुंट कर लेंगे, यहाँ पे वुंट कर लेंगे, कई बार टाइपिंग में दिक्कत हो जाती है। वुंट की अध्ययन विधि को अंतःदर्शन विधि का नाम दिया गया, अंतःदर्शन विधि का नाम दिया गया। क्यों, क्योंकि चेतना दिखाई नहीं देती, दिखाई नहीं देती तो कहाँ होगी, अंतःदर्शन, अंदर से उसका दर्शन कर लेते हैं। तो अंतःदर्शन विधि का नाम इनकी अध्ययन विधि को, किसको,
वुंट की अध्ययन विधि को अंतःदर्शन विधि का नाम दिया गया। राइट। अच्छा, हमने नोट करके एक चीज़ लिखी है, उसको भी ध्यान रखेंगे। संरचनावाद चेतना के अध्ययन पर फोकस करता है। अभी हम 4 संप्रदाय पढ़ने वाले हैं ना, संप्रदाय। तो पहला कौन सा था? संरचनावाद था। ठीक है, तो संरचनावाद क्या करता है? चेतना के अध्ययन पर फोकस करता है, ये बात ध्यान रखेंगे। संरचनावाद किस पे फोकस करता है? चेतना के अध्ययन पर फोकस करता है। नंबर 1 संरचनावाद यानी कि किस पे फोकस करता है? चेतना के अध्ययन पर फोकस करता है। राइट। अब फ्रेंड्स आ जाएगा सेकंड नंबर, सेकंड संप्रदाय कौन सा था? फ्रेंड्स सेकंड था आपका प्रकार्यवाद यानी फंक्शनलिज्म। ठीक है, प्रकार्यवाद का जन्म संरचनावाद के बाद हुआ, ऑब्वियसली इसके बाद हुआ। सेकंड नंबर पे प्रकार्यवाद का जन्म संरचनावाद के बाद हुआ। ठीक है, इसके जनक प्रसिद्ध अमेरिकी वैज्ञानिक विलियम जेम्स हैं। फ्रेंड्स करेक्ट कर लेंगे, थोड़ा सा ये में छप गया है, एक्स्ट्रा है। वैज्ञानिक विलियम जेम्स हैं। तो प्रकार्यवाद के जनक कौन हैं? विलियम जेम्स। और संरचनावाद के जनक कौन थे? विल्हेम वुंट। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। उन्होंने संरचनावाद का विरोध किया। संरचनावाद मतलब इससे जो पहला वाला संप्रदाय था उसका विरोध किया इन्होंने, और कहा कि जब चेतना दिखाई ही नहीं पड़ती तो चेतना के अंग बताने का कोई मतलब नहीं है। अभी पीछे हमने अंग पढ़े थे ना, 3 अंग बताए गए थे उसके। कौन कौन से बताइए? उसके अंग बताए गए थे भाव, प्रतिमा। ठीक है, 3 अंग बताए थे उसके। तो इन्होंने क्या कहा, जो अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे विलियम जेम्स, कि चेतना के अंग बताने का कोई मतलब नहीं है। चलिए थोड़ा आगे कर लेते हैं इसको। उन्होंने कहा कि चेतना के अंग बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमें चेतना के कार्यों, फंक्शंस ऑफ कॉन्शियसनेस को समझने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए इस सिद्धांत का नाम प्रकार्यवाद पड़ा। कौन से सिद्धांत का नाम? फंक्शंस ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतना के कार्य बताने वाला, समझने वाले के प्रयास को क्या कहा गया? इस सिद्धांत को प्रकार्यवाद। ठीक है, और किसने दिया है प्रकार्यवाद का सिद्धांत? ये किसने दिया? विलियम, बताइए किसने दिया? अमेरिकी मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स ने। ठीक है, ये देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है विलियम जेम्स ने, और पहला विल्हेम वुंट ने। चलिए आगे चलते हैं। विलियम जेम्स ने दी प्रिंसिपल्स, सॉरी हमने एक पॉइंट छोड़ दिया है अभी। हाँ, विलियम जेम्स ने पहली बार मनोविज्ञान में मूल प्रवृत्ति, बेसिक इंस्टिंक्ट शब्द का प्रयोग किया। विलियम जेम्स ने पहली बार मनोविज्ञान में मूल प्रवृत्ति शब्द का प्रयोग किया था। तो ये क्वेश्चन आता है कि मनोविज्ञान में मूल प्रवृत्ति शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया? विलियम जेम्स ने किया। ठीक है, जेम्स ने द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी नामक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी, जिसे कई विद्वान मनोविज्ञान की पहली प्रमाणिक पुस्तक भी मानते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी थी वो किसने लिखी? विलियम जेम्स ने। कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? यूएसए के, अमेरिका के। और ये इतनी फेमस हो गई कि क्या हुआ उसके फेमस होने के बाद? जेम्स ने कैम्ब्रिज के मनोविज्ञान की दूसरी प्रयोगशाला खोली। जेम्स ने क्या किया? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में मनोविज्ञान की दूसरी प्रयोगशाला खोली। पहली किसने खोली थी? जर्मनी के लिपजिग शहर में खोली गई थी। किसके द्वारा? विल्हेम वुंट के द्वारा। और दूसरी कैम्ब्रिज में खोली गई, कैम्ब्रिज अमेरिका में खोली गई। किसके द्वारा? विलियम जेम्स के द्वारा। क्लियर है? थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं फ्रेंड्स। अब देखिए आप ध्यान से, उनकी पुस्तक द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, किसकी? विलियम जेम्स की पुस्तक की बढ़ती हुई लोकप्रियता ने उन्हें मनोविज्ञान का जनक बना दिया। अब बताइए, मनोविज्ञान का जनक यदि क्वेश्चन आता है, मनोविज्ञान का जनक कौन है? तो विलियम क्या हो जाएगा नाम? जेम्स, फ्रॉम अमेरिका, यूएसए। ठीक है, इसके अलावा जेम्स ने आत्म संप्रत्यय यानी सेल्फ कॉन्सेप्ट तथा चेतना के धारा प्रवाह, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस शब्द भी दिए। विलियम जेम्स ने आत्म संप्रत्यय यानी सेल्फ कॉन्सेप्ट का शब्द दिया, और चेतना के धारा प्रवाह यानी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस
शब्द भी दिए। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे कर लेते हैं। चेतना के धारा प्रवाह शब्द का अर्थ है, अर्थ ही लिखा गया, अर्थ है कि हमारी चेतना एक ही समय में भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में होती है। अभी जो हमने पीछे वर्ड पढ़ा है चेतना का धारा प्रवाह, उसका मतलब क्या है कि हमारी जो चेतना होती है वो एक ही समय में भूत में भी रह सकती है, भविष्य में भी और वर्तमान में, तीनों कालों में होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था आपका सेकंड संप्रदाय। अब आ जाता है आपका थर्ड। थर्ड को क्या बोलते हैं? व्यवहारवाद। ठीक है, व्यवहारवाद। फ्रेंड्स इसको करेक्ट कर लेंगे, ये व्यवहारवाद है, टाइपिंग में बड़ी मिस्टेक हो जाती है। व्यवहारवाद की स्थापना कब हुई थी? 1913 में। ठीक है, अमेरिका के हॉपकिंस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जे.बी. वाटसन, जे.बी. वाटसन का नाम आपने सुना ही होगा। ठीक है, तो व्यवहारवाद की स्थापना किसने की थी? जे.बी. वाटसन ने की थी। कब की थी? 1913 में, अमेरिका के हॉपकिंस विश्वविद्यालय में, वहाँ ये प्रोफेसर थे। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा? वाटसन ने कहा कि जब चेतना दिखाई ही नहीं देती तो उसके अध्ययन का कोई भी अर्थ नहीं है, क्योंकि इस तरह के मनोविज्ञान की वस्तु को लेकर बहुत से भ्रम उत्पन्न हो सकते हैं। इन्होंने जो है संरचनावाद के बाद क्या आया था? संरचनावाद के बाद आपका जो टॉपिक था उसका भी इन्होंने एक तरह से खंडन किया कि चेतना के कार्य के बारे में बताया गया था विलियम जेम्स के द्वारा। इन्होंने कहा क्या उसके बारे में बताना, कन्फ्यूज़न पैदा होगा, भ्रम पैदा होगा जब ये दिखाई ही नहीं देती चेतना। ठीक है, तो इन्होंने ऐसा कहा। चलिए थोड़ा आगे कर लेते हैं, अब थोड़ा सा आगे करेंगे। चेतना की जगह, इन्होंने कहा चेतना की जगह मनोविज्ञान में मानव के बाहरी व्यवहार का अध्ययन किया जाना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है, मानव के बाहरी व्यवहार का अध्ययन किया जाना चाहिए, क्योंकि बाहरी व्यवहार सभी के द्वारा निष्पक्ष रूप से देखा जा सकता है। ये बात बिल्कुल ठीक है। ठीक है, बाहरी व्यवहार को सब देख सकते हैं, पहचान सकते हैं। ठीक है, इसलिए इस सिद्धांत का नाम व्यवहारवाद पड़ा। जो थर्ड वाला संप्रदाय है उसका नाम पड़ा व्यवहारवाद। ठीक है, और ये किसने दिया? जे.बी. वाटसन ने। अमेरिका के हॉपकिंस विश्वविद्यालय में ये प्रोफेसर थे और 1913 में इन्होंने ये सिद्धांत दिया। ठीक है, 1913 में दिया ना, हमने आपको अंडरलाइन भी किया था, ये दिया हुआ है 1913 में। ठीक है, उससे पहले हमने पढ़ा था प्रकार्यवाद। ठीक है, संरचनावाद हो गया, प्रकार्यवाद हो गया, और थर्ड आपका ये चल रहा है व्यवहारवाद। ठीक है, व्यवहारवाद थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। क्योंकि जे.बी. वाटसन ने बाहरी व्यवहार के अध्ययन पर जोर दिया, इसलिए उनकी अध्ययन विधि बहिर्दर्शन विधि कहलाई। फ्रेंड्स याद रखेंगे, अभी हमने पिछले में क्या पढ़ा था प्रकार्यवाद में? बताइए, प्रकार्यवाद में नहीं, उसमें हमने पढ़ा था शुरू वाले में, संरचनावाद में के अंत्य विधि पढ़ी थी, और ये बहिर्दर्शन विधि है। डिफरेंस याद रखेंगे। तो जो व्यवहारवाद है, व्यवहारवाद में अध्ययन की विधि को क्या कहते हैं? बहिर्दर्शन विधि। ठीक है, और सबसे पहला वाला, यानी कि सबसे पहला वाला क्या? सबसे पहला वाला संप्रदाय साइकोलॉजी का, उसमें अंत्यदर्शन विधि कहलाई थी। याद आया? उसे बोलेंगे अंत्यदर्शन विधि। वो किसके द्वारा दी गई थी? वो दी गई थी विल्हेम वुंट के द्वारा, जर्मनी के। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। वाटसन ने अपने सिद्धांत को लोकप्रिय बनाने के लिए व्यवहार पर अपनी प्रसिद्ध पुस्तक बिहेवियरिज्म लिखी। तो जे.बी. वाटसन ने कौन सी बुक लिखी? बिहेवियरिज्म। ठीक है, और इससे पहले प्रकार्यवाद के बारे में बताया गया था विलियम जेम्स के द्वारा। उन्होंने कौन सी बुक लिखी थी? द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, याद रखेंगे, ये बुक के बारे में भी पूछ लेता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। इसके अलावा वाटसन ने SOR सिद्धांत का प्रस्ताव भी पेश किया। फ्रेंड्स, S का मतलब होता है स्टिमुलस, ये हमने लिखा हुआ है आपके लिए। O का मतलब होता है ऑर्गेनिज्म, यानी कि प्राणी। स्टिमुलस यानी कि उद्दीपक। ठीक है, और R का मतलब होता है रेस्पॉन्स, यानी कि प्रतिक्रिया या फिर अनुक्रिया भी आप बोल सकते हैं। तो ये वाला सिद्धांत भी इन्होंने दिया। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। अल्बर्ट नामक छोटे बच्चे का अध्ययन करके वाटसन ने यह निष्कर्ष निकाला कि शिशु में क्रोध, भय और स्नेह
3 प्रकार के संवेग पाए जाते हैं। छोटे बच्चे में 3 प्रकार के संवेग पाए जाते हैं, स्नेह, भय और क्रोध। ठीक है, यह वाटसन की ही देन है कि मनोविज्ञान आज व्यवहार का विज्ञान है। आज भी हम मनोविज्ञान को किस बारे में पढ़ते हैं? व्यवहार का विज्ञान। तो किसकी देन है बताइए? व्यवहारवाद की देन है। और व्यवहारवाद किसने दिया था? जे.बी. वाटसन ने। ठीक है, तो फ्रेंड्स थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। हाँ, थॉर्नडाइक, ठीक है, थॉर्नडाइक, गुथरी, पावलोव, स्कीनर, मैकडगल, टोलमैन आदि सभी व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं और इन पर जे.बी. वाटसन का गहरा प्रभाव दिखाई देता है। तो जे.बी. वाटसन को किस किस ने सपोर्ट किया था? थॉर्नडाइक ने, गुथरी ने, पावलोव, स्कीनर, मैकडगल, टोलमैन, ये सभी व्यवहारवादी वैज्ञानिक हैं और ये सभी जे.बी. वाटसन की बात से सहमत थे। ठीक है, जन्म के समय सभी शिशु समान होते हैं। ये किसने कहा? ये कहा था जे.बी. वाटसन ने। तुम मुझे एक नवजात शिशु दो, मैं उसे वकील, डॉक्टर या चोर बना सकता हूँ। यह परिभाषा वाटसन की है। फ्रेंड 2021 सीटेट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। उस टाइम पे मैंने भी एग्ज़ाम दिया था, तो ये क्वेश्चन मेरे पास थे नोट्स, तो बिल्कुल मैंने 1 नंबर मुझे एकदम करेक्ट इसका मिला। तो आप भी याद रखेंगे, तुम मुझे एक नवजात शिशु दो, मैं उसे वकील, डॉक्टर या चोर बना सकता हूँ। यह बात वाटसन के द्वारा, जे.बी. वाटसन के द्वारा कही गई है। उन्होंने ये कहा है जन्म के समय सभी शिशु समान होते हैं, एक कोरे कागज़ की तरह। ठीक है, तो ये हो गए हैं हमारे 3 संप्रदाय। अब फ्रेंड्स आपका बचता है लास्ट वाला, यानी कि उद्देश्यवाद, या फिर उद्देश्यवाद को हर्मीवाद भी कहते हैं, हर्मिकवाद भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि पर्पजोविज्म या हॉर्मिसिज्म। अब इसमें क्या है? हार्मिकवाद के जनक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक विलियम मैकडूगल माने जाते हैं। फ्रेंड्स शुरू वाले संरचनावाद के हैं केवल जर्मनी के, बाकी सेकंड भी अमेरिकी, थर्ड भी अमेरिकी और ये फोर्थ भी अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। इनका नाम था विलियम मैकडूगल। हॉर्मिक ग्रीक या यूनानी भाषा का एक शब्द है, करेक्ट, जिसका अर्थ है उद्देश्य या प्रयोजन। हर्मिक का क्या अर्थ होता है? उद्देश्य या फिर प्रयोजन। ओके, तो इन्होंने क्या बताया? हमारे प्रत्येक व्यवहार का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। बिल्कुल सही बात है, कोई भी हम व्यवहार करेंगे तो उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। मान लीजिए आप छटपटा रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, कभी बैठ रहे हैं, कभी उठ रहे हैं, तो मतलब आप जो व्यवहार कर रहे हैं उससे या तो आपको भूख लगी है या आपको कोई दिक्कत है। ठीक है, तो इनका कहने का यही मतलब है कि प्रत्येक व्यवहार का कोई ना कोई उद्देश्य होता है और ये बिल्कुल सही बात है। फिर उन्होंने क्या कहा? हमारे प्रत्येक व्यवहार का कारण हमारी जन्मजात मूल प्रवृत्ति है। हम जो व्यवहार करते हैं, हम कोई भी व्यवहार करते हैं, उसका कारण हमारी जन्मजात मूल प्रवृत्ति होती है। ठीक है, अब इन्होंने बताया कि मूल प्रवृत्ति होती क्या है। मूल प्रवृत्ति वह प्रेरक शक्ति या कारण है, या तो वो शक्ति है या एक कारण है, क्या, जिसकी वजह से प्राणी व्यवहार करता है। ऐसी प्रेरक शक्ति या कारण है मूल प्रवृत्ति जिसकी वजह से प्राणी व्यवहार करता है। प्राणी मतलब हम लोग, ठीक है, जीव जंतु व्यवहार करते हैं। क्योंकि प्रत्येक व्यवहार की प्रेरक शक्ति या कारण के रूप में मूल प्रवृत्ति काम करती है, इसलिए मैकडूगल द्वारा दिया गया मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत अभिप्रेरणा का मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत कहलाता है। फ्रेंड्स इसका मतलब क्या है कि जो मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत है इसको क्या कहते हैं? अभिप्रेरणा का मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत भी कहते हैं। तो एग्ज़ाम में आएगा तो आप समझ जाएंगे कि मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत को ही अभिप्रेरणा का मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत भी कहते हैं। क्लियर है? ध्यान रहेगा। चलिए, अब मैकडूगल ने विभिन्न प्रकार के व्यवहारों को ध्यान में रखते हुए 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई हैं। फ्रेंड्स 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियों के बारे में मैकडूगल ने बताया है। ठीक है, इन मूल प्रवृत्तियों के भावात्मक पक्ष के रूप में 14 संवेग भी जुड़े हैं, जो कि निम्न है। 14 मूल प्रवृत्ति हैं और उन मूल प्रवृत्ति के 14 ही संवेग हैं। डायरेक्ट फ्रेंड्स एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ये कोई मूल प्रवृत्ति दे देगा आपको और मूल प्रवृत्ति दे देगा, उसके बाद आपसे पूछेगा इसका संवेग क्या होगा। ठीक है, तो जैसे कि देखिए मैंने लिख के रखी है। पहली मूल प्रवृत्ति है पलायनवाद। ठीक है, पलायन आदमी कब करता है बताइए?
सभी के मूल प्रवृत्ति के संवेग इस तरह से हैं कि आपको इजीली रटने की ज़रूरत नहीं, याद हो जाएंगे। पलायन करना मतलब भाग जाना, डर के भागना होता है ना पलायन, तो संवेग क्या हो जाएगा उसका, डर। क्लियर। सेकंड, जिज्ञासा। ठीक है, जब हमें किसी चीज़ की जिज्ञासा होती है, किसी चीज़ को जानने की इच्छा होती है, कब होती है वो, जब किसी चीज़ को हमें आश्चर्य से हम देखते हैं, हमें उसके बारे में नहीं पता होता, हमें आश्चर्य से देखते हैं तो हमें उसके बारे में जानने की इच्छा होती है। तो आपकी जिज्ञासा सेकंड नंबर की मूल प्रवृत्ति का संवेग हो जाएगा आश्चर्य। ठीक है, थर्ड नंबर पे आ जाते हैं। थर्ड हो गई आपकी भोजन अन्वेषण। भोजन अन्वेषण का मतलब है भोजन की खोज करना, तलाश करना। और कब हम भोजन ढूंढते हैं, जब हमें भूख लगती है। ठीक है, इजीली याद हो जाएगा ना। फोर्थ नंबर पे आ जाता है आपका युयुत्सा। इंग्लिश में भी हमने आपके लिए लिख दिया है कॉम्बैट, यानी कि छोटा सा करके इसका मतलब भी लिख दिया है, इसको डिफाइन कर दिया अच्छे से, युद्ध करने की प्रवृत्ति। अब आप बताइए, युयुत्सा यानी कि कॉम्बैट, युद्ध करने की प्रवृत्ति जब आपको होगी, कब होगी, कौन सा संवेग आपके मन में आएगा, क्रोध, गुस्सा आ रहा होगा, तभी तो आप युद्ध करने के बारे में सोचेंगे, है कि नहीं। चलिए अब हम देख लेते हैं 5 नंबर पे। 5 नंबर पे आ जाती है फ्रेंड्स आपकी रचनात्मकता, यानी क्रिएटिविटी। तो जब क्रिएटिविटी करते हैं क्या भाव रहता है मन में, कृति भाव। ठीक है ना, कृति भाव मन में रहता है क्रिएटिविटी के लिए। 6 नंबर पे आ जाता है आपका निवृत्ति। निवृत्ति का मतलब है छुटकारा पाना। ठीक है, छुटकारा। तो छुटकारा हम कब पाना चाहते हैं किसी से, जब हमें किसी चीज़ से घृणा हो जाती है, तो उसका मूल प्रवृत्ति निवृत्ति का संवेग हो जाएगा आपका घृणा। संग्रह प्रवृत्ति, जब हम कोई चीज़ इकट्ठी करते हैं, संग्रह करते हैं, तो हम उसके क्या बनना चाहते हैं, उसके मालिक बनना चाहते हैं, स्वामी, स्वामित्व दिखाते हैं उस पर, तो स्वामित्व की प्रवृत्ति, स्वामित्व का संवेग आता है। हास्य, 8 नंबर पे हास्य यानी कि हंसी। ठीक है, तो हंसी का संवेग क्या होता है, आमोद। आमोद माने भी खुश होना होता है। ठीक है, काम वासना। तो काम वासना जो आपकी मूल प्रवृत्ति है, उसका संवेग हो जाएगा आपका कामुकता। और काम वासना आप सब मेच्योर हैं, समझते ही हैं, काम वासना काम करने की इच्छा जब होती है, तो उसमें कौन सा कामुकता का संवेग आपके मन में होता है। ठीक है, 10 नंबर पे आ जाएगा आपका आत्म गौरव। ठीक है, तो आत्म गौरव, खुद को जब गौरव महसूस होगा तो आत्म अभिमान, एक तरह से घमंड की जो है आपके अंदर संवेग पैदा हो जाएगा। ठीक है, आत्माभिमान का संवेग आपके अंदर पैदा हो जाएगा। तो इस तरह से 10 हो जाते हैं, 4 और बचे हैं, उन्हें भी देख लेते हैं फटाफट से। 11 नंबर पे आ जाएगा आपका शरणागति। ठीक है, शरण में कोई जब आता है, ठीक है, मान लीजिए कोई शरणागति कैंप लगा है, शरण में कोई आया, तो किस तरह का भाव होता है मन में, करुणा का, मतलब दया का भाव होता है, दुख का, दया का भाव होता है। ठीक है, इसी तरह से आपका 12 नंबर पे हो जाता है दैन्य, हीन भावना। किसी के साथ हीन भावना रखने वाला संवेग मन में आ जाता है। किसी को हम छोटा समझते हैं, किसी को हम गंदा समझते हैं, इस तरह से। ठीक है, 30 नंबर पे आ जाता है संतान की कामना। तो संतान की कामना जब होती है तो वात्सल्य का संवेग मन में पैदा होता है। वात्सल्य मतलब प्रेम करना। ठीक है, ये आपने रस में पढ़ रखा है हिंदी में, तो वही सेम। और 4th नंबर पे सामूहिकता। ठीक है, तो सामूहिकता का संवेग हो जाएगा आपका एकाकीपन। ठीक है, तो ये थे आपके 14 मूल प्रवृत्ति, और 14 मूल प्रवृत्ति के 14 ही आपके संवेग हैं। आप इनको अच्छी तरह से मतलब लर्न कर लीजिए। आपको मूल प्रवृत्ति लर्न करनी है और आपको उनको रटने की ज़रूरत नहीं है। जो संवेग हैं, संवेग आपको इजीली उसी के से मैच करते हुए इजीली याद हो जाएंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। आज की क्लास में से कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो अक्सर सीटेट पूछता है, अक्सर सीटेट के फेवरेट क्वेश्चन है। इसमें से तो अक्सर क्वेश्चन सीटेट पूछता है, कोई मूल प्रवृत्ति दे देगा, उसका संवेग पूछ लेगा। ठीक है, या फिर जैसे 4 आपके दिए गए हैं संप्रदाय ऑफ स्कूल, ठीक है ना, स्कूल के संप्रदाय दिए गए हैं, उनमें से किसी एक से एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा। चाहे वो प्रयोगशाला के बारे में पूछ ले कि पहली प्रयोगशाला किसने स्थापित की, दूसरी किसने की। ठीक है, किसको आधुनिक टाइम में जो है ज़्यादा वैल्यू मिली है, इस तरह से कुछ भी आपसे पूछ सकता है। तो आई थिंक हाँ, आज की क्लास फ्रेंड्स यहीं तक थी। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक थी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। ठीक है, मेरी इच्छा थी कि होली के बाद ही क्लास स्टार्ट करूँगा आपके लिए, लेकिन मैं थोड़ा फ्री था तो मैंने सोचा होली से पहले भी आपके लिए
3-4 क्लासेस या जितनी भी पॉसिबल होंगी अरेंज कर देता हूँ। फ्रेंड्स, ये सारी क्लासेस आपके लिए यूट्यूब पे फ्री हैं और पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप जो आपका बनाया हुआ है उसमें मिल जाएगी। जो हमारे साथ व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं उनको व्हाट्सएप पे मिल जाएगी, जो टेलीग्राम पे जुड़े हुए हैं उनको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो नए होंगे तो डायरेक्ट वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता है, या फिर हमारा इस वीडियो के आपके डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम, फेसबुक, ठीक है, टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, डायरेक्ट हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको पीडीएफ समय समय पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। ईच क्लास की जो आपको प्रोवाइड होगी सेम डे आपको मिल जाएगी। शाम में, सुबह में, दोपहर में क्लास डलती है तो आपको शाम तक उसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, बस मुझे आप सभी का सपोर्ट चाहिए और उस सपोर्ट के लिए आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो को अपने दोस्तों में, फ्रेंड्स में शेयर कर सकते हैं, अपने व्हाट्सएप स्टेटस या इंस्टा स्टेटस पर लगा सकते हैं वीडियो को। ठीक है, और ख़ुद भी चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जो फ्रेंड्स हैं और फैमिली उनसे भी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि चैनल को सपोर्ट मिले। ठीक है, बाकी आपके लिए, आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए बेस्ट विशेस। जितना मैं आपके लिए आपको कराऊंगा उतना ही आप कर लीजिए, उतना ही आपके लिए इनफ होगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं कल एक नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।